नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मानव जननतंत्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने मादा जननतंत्र को दो भागों में बांटा था, प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग। प्राथमिक जननांग के अंतर्गत अंडाशय यानी कि ओवरी को शामिल किया जाता है, जिसके विषय में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। सहायक जननांग के अंतर्गत हम अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, बार्थोलिन ग्रंथि और स्तन ग्रंथि को शामिल करते हैं, जिसमें हमने अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट के विषय में पिछले वीडियो में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। आज इस वीडियो में हम गर्भाशय यानी कि यूटेरस के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यह वीडियो 12th क्लास के बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग यह टॉपिक तैयार किया गया है। इसके अलावा नीट के अभ्यर्थी जितने भी हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एनसीईआरटी की 11th और 12th की दोनों ही बुक नीट के सिलेबस में समाहित की गई है और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये टॉपिक तैयार किया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से सहायक जननांग मादा में पाए जाते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, पहला सहायक जननांग आता है ओविडक्ट, दूसरा है यूटेरस यानी गर्भाशय, तीसरा है वेजाइना यानी योनि, चौथा यूल्वा यानी कि भग, पांचवा है बार्थोलिन ग्रंथिया और अंतिम आता है मेमरी ग्लैंड्स यानी कि स्तन ग्रंथिया। ये सभी मादा में पाए जाने वाले सहायक जननांग हैं और इनमें हमने ओविडक्ट यानी कि अंडवाहिनी के विषय में पिछले वीडियो में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। आज इस वीडियो में हम यूटेरस यानी कि गर्भाशय के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गर्भाशय यानी कि यूटेरस को एक चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो आपको वाइट संरचना नजर आ रही है, इस संरचना को हम कहते हैं अंडाशय, जिसके विषय में हमने देख लिया है। इसके आगे से एक नलिकाकार संरचना शुरू होती है, इस नलिकाकार संरचना को हम अंडवाहिनी कहते हैं। और अंडवाहिनी के आगे ये जो आपको चौड़ा भाग नजर आ रहा है, जो कि उल्टे नासपति के आकार की संरचना होती है, जो कि पेशीय ऊतकों से बना होता है, ये कहलाता है गर्भाशय। और सामान्य भाषा में इसे बच्चादानी भी इसे कहा जाता है, गर्भाशय को। इसके आगे नलिकाकार भाग के रूप में यानी कि योनि के रूप में ये बाहर की ओर खुलता है। अब इसकी संरचना को हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः बात करें, जो गर्भाशय की संरचना है इसे 3 भागों में बांटा जाता है। तो ऊपर वाला ये आपको मोटा पेशीय भाग जो नजर आ रहा है, इसे कहते हैं फंडस, और मध्य का जो बीच वाला चौड़ा भाग होता है इसे बॉडी कहा जाता है, बॉडी ऑफ यूटेरस। और नीचे वाला ये वाला जो भाग है ये कहलाता है सेर्विक्स या गर्भाशय गिरवा, इसे हम कहते हैं। और आगे का ये जो भाग होता है नलिकाकार, ये वेजाइना कहलाता है। यानी कि सामान्यतः हम बात करें तो गर्भाशय को 3 भागों में बांटते हैं। ऊपर वाला ये वाला भाग कहलाता है फंडस, और नीचे ये जो आपको नजर आ रहा है ये मोटा बीच वाला जो मोटा भाग है ये कहलाता है बॉडी ऑफ यूटेरस, और इसके नीचे का ये वाला भाग है ये कहलाता है सेर्विक्स या गर्भाशय गिरवा भी इसे हम कहते हैं। और आगे की बाहर की ओर ये वेजाइना के द्वारा खुल जाता है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि यहाँ पर सामान्यतः जो गर्भाशय की संरचना देखें तो उसमें 2 प्रकार की भित्तियाँ पाई जाती है। जो अंदर की ओर लेयर होती है, जो अंदर की ओर लेयर होती है, ये अंदर वाली लेयर बनी होती है एंडोमेट्रियम कहलाती है, और ये श्लेष्मिक उपकला की बनी होती है एंडोमेट्रियम। और बाहर वाली लेयर जो ये वाली होती है ये कहलाती है मायोमेट्रियम, ये पेशी ऊतकों से बनी होती है। यानी अंदर की लेयर तो श्लेष्मिक उपकला या पक्षमाभि उपकला की बनी होती है, जो कि अंदर जो भ्रूण होता है उसे पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और जबकि बाहर वाली लेयर होती है जो मायोमेट्रियम कहलाती है, ये पेशी ऊतकों से बनी होती है। इसमें संकुचन व शिथिलन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप मादा में प्रसव क्रिया में सहायता करते हैं। तो 2 प्रकार की लेयर होती है, अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम कहलाती है और बाहर वाली लेयर कहलाती है मायोमेट्रियम। 3 भाग होते हैं इसके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखो, यूटेरस की संख्या की बात करें तो इसमें सामान्यतः संख्या में 1 यूटेरस पाया जाता है। आमाप है 7.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 5 सेंटीमीटर इसकी
चौड़ाई होती है और 2.5 सेंटीमीटर इसकी भित्ति की मोटाई होती है। मादा में गर्भाशय उल्टी नासपति के आकार की खोखली संरचना होती है। तो ये तो हमने देखा कि इस प्रकार से ये खोखली संरचना होती है और उल्टे नासपति के आकार की होती है, जिसे 3 स्नायु श्रोणि गुहा में लटकाए रखने का कार्य करते हैं। देखो इसके साथ में 3 स्नायु यानी कि लिगामेंट जुड़े होते हैं, वो लिगामेंट इसे श्रोणि गुहा में लटकाए रखने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गर्भाशय की दीवार अत्यंत मोटी तथा पेशीय होती है। तो गर्भाशय की दीवार है वो बहुत ही मोटी होती है, पेशीय ऊतकों से बनी होती है, पेशियों से बनी होती है। गर्भाशय की गुहा भीतर से श्लेष्मिक उपकला के स्तर की बनी होती है, यानी कि जो अंदर की लेयर होती है, जो आंतरिक भित्ति होती है, वो श्लेष्मिक उपकला की बनी होती है और इस भित्ति को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं या गर्भाशयी अंतःकला भी इसे कहते हैं। गर्भाशय का पेशीय बाह्य स्तर मायोमेट्रियम कहलाता है। तो गर्भाशय का जो बाह्य स्तर होता है वो मोटा होता है और पेशियों से बना होता है और इसे कहते हैं मायोमेट्रियम। तो इसे दोनों का आपको ध्यान में रखना है। आंतरिक जो भित्ति होती है एंडोमेट्रियम कहलाती है और बाह्य मायोमेट्रियम कहलाती है। नेक्स्ट देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मानव में सबसे विकसित गर्भाशय पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानव में किस प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है। तो मानव में सबसे विकसित प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है और इस प्रकार के गर्भाशय को कहते हैं सिंप्लेक्स यूटेरस कहा जाता है। सिंप्लेक्स यूटेरस। तो सामान्यतः बात करें तो गर्भाशय 3 प्रकार के यहाँ पर हम देख सकते हैं। पहला है मोनोप्लेक्स, जो कि सबसे सरल प्रकार का होता है और ये मोनोप्लेक्स गर्भाशय सूअर में पाया जाता है। डुप्लेक्स गर्भाशय होता है, ये खरगोश में पाया जाता है और सबसे विकसित सिंप्लेक्स गर्भाशय वो कि मानव में पाया जाता है। तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि मानव में कौन सा गर्भाशय पाया जाता है। तो सिंप्लेक्स गर्भाशय पाया जाता है जो कि सबसे विकसित प्रकार का होता है। मोनोप्लेक्स गर्भाशय सूअर में पाया जाता है। डुप्लेक्स गर्भाशय खरगोश में पाया जाता है। गर्भाशय का ऊपरी चौड़ा तथा तिकोना, गर्भाशय का ऊपरी भाग जो ऊपर का भाग है वो चौड़ा तथा तिकोना होता है। तो ये अब यहाँ पर हम चित्र के द्वारा भी इसे समझ सकते हैं। गर्भाशय का ऊपरी चौड़ा तथा तिकोना भाग बॉडी यानी कि काय कहलाता है। देखो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस प्रकार से गर्भाशय की संरचना होती है और ये ऊपर वाली इसकी भित्ति हो गई और ये साइड की जो भित्ति ये हो गई। तो इसका ये ऊपर वाला जो चौड़ा भाग है, ये वाला भाग, ये कहलाता है बॉडी यानी कि काय कहलाता है। गर्भाशय का निचला संकीर्ण भाग यानी कि पतला भाग जो होता है वो गर्भाशय गिरवा या सेर्विक्स यूटेराई कहलाता है। तो ये नीचे से आकर के क्या होती है, पतली हो जाती है। ये पतला वाला जो भाग होता है, देखो इसे हम पीछे चित्र के द्वारा समझ लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर देखो एक बार, ये वाला जो चौड़ा भाग है ये बॉडी कहलाता है और नीचे वाला जो ये पतला भाग आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है सेर्विक्स यूटेराई। सेर्विक्स यूटेराई कहलाता है। तो 2 भाग होते हैं इसके, ऊपर वाला भाग है वो बॉडी यानी कि काय कहलाता है, नीचे वाला भाग गर्भाशय यानी कि गिरवा कहलाता है जो कि पतला भाग होता है। और ऊपर ये वाला जो भाग होता है जो पेशी ऊतकों से मोटी भित्ति से बना होता है इसे फंडस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गर्भाशय गिरवा योनि द्वार द्वारा बाहर खुलती है। तो गर्भाशय आगे योनि द्वार जो कि नलिकाकार संरचना होती है और इसके द्वारा बाहर की ओर खुलती है। निषेचन के पश्चात निर्मित भ्रूण अपरा द्वारा गर्भाशय की दीवार से जुड़ा रहता है और यहाँ इसे सुरक्षा व पोषण प्रदान किया जाता है। यानी कि जब निषेचन की क्रिया हो जाती है उसके बाद में ब्लास्टुला के रूप में ये गर्भाशय में आकर के गर्भाशय में रोपण की क्रिया होती है और रोपण की क्रिया के फलस्वरूप अपरा का निर्माण होता है और अपरा के द्वारा गर्भाशय में भ्रूण है वो एंडोमेट्रियम भित्ति के द्वारा जुड़ा रहता है और वहीं पर उसे सुरक्षा व पोषण प्रदान किया जाता है। गर्भाशय में भ्रूण का रोपण से लेकर प्रसव तक का जो संपूर्ण समय वो संपूर्ण परिवर्धन होता है वो गर्भाशय में ही होता है। यानी कि जो भ्रूण का रोपण से लेकर
प्रसव तक का संपूर्ण परिवर्तन गर्भाशय में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भ्रूण का रोपण से लेकर प्रसव तक का संपूर्ण परिवर्तन कहाँ संपन्न होता है, तो ये गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो शुरुआत में क्या होता है, जब एम्पुला वाला भाग होता है अंडवाहिनी का, इस एम्पुला वाले भाग में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। अंडाणु और शुक्राणु आपस में संयोग करके युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट में विभाजन होता है लगातार, जिसके फलस्वरूप ब्लास्टोला मोरुला ये स्टेज बनती हैं और अंत में जब गर्भाशय में पहुंचता है तो वहाँ पर 32 जो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और उसके बाद में इसमें ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होने के बाद ये जो गर्भाशय है उसमें इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है। इम्प्लांटेशन यानी कि रोपण की क्रिया होती है और रोपण की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर जो संरचना होती है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, इससे अपरा का निर्माण होता है। अपरा के फलस्वरूप एंडोमेट्रियम में धंस करके ये यहाँ पर ये जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद यहाँ पर भ्रूण में भ्रूण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित होकर के संपूर्ण यानी कि भ्रूणीय अवस्था से लेकर के संपूर्ण जो परिवर्तन होता है प्रसव तक का, वो पूरा परिवर्तन कहाँ पर होता है, गर्भाशय में होता है। तो इस एंडोमेट्रियम की जो भित्ति होती है उसमें ये ब्लास्टोसिस्ट आकर के धंस जाता है और धंस करके इसी में फिर अपरा का निर्माण होता है और अपरा का निर्माण होने के बाद भ्रूण है वो लगातार वृद्धि करता जाता है और जब प्रसव की क्रिया होती है तो यहीं से इन भित्तियों में संकुचन की क्रिया होती है और संकुचन की क्रिया के फलस्वरूप बच्चा वो जन्म ले लेता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भ्रूण की शुरुआत यानी कि भ्रूण के परिवर्तन रोपण की क्रिया से लेकर के संपूर्ण परिवर्तन है वो गर्भाशय के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है, रोपण से लेकर संपूर्ण परिवर्तन के बीच का समय अंतराल गर्भकाल कहलाता है। देखो, रोपण से लेकर प्रसव तक का संपूर्ण परिवर्तन कहाँ होता है, भ्रूण का, गर्भाशय में होता है। रोपण से लेकर संपूर्ण परिवर्तन के बीच का जो समय अंतराल होता है यानी रोपण की क्रिया होती है और रोपण की क्रिया के बाद में इस भ्रूण का पूरा परिवर्तन होता है और परिवर्तन होने के बाद शिशु का जब जन्म होता है उस जन्म के मध्य के बीच का जो समय अंतराल है वो कहलाता है गर्भकाल कहलाता है। मानव में गर्भकाल 270 या 280 दिन होते हैं या फिर हम कह सकते हैं 9 माह होते हैं। गाय में गर्भकाल होता है 281 दिन या 9 माह होता है। भैंस में गर्भकाल है ये 310 दिन या 10 माह का होता है। भेड़ व बकरी में जो गर्भकाल होता है ये 5 माह का होता है। तो इस प्रकार से ये गर्भकाल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, जो हमने पढ़ा है एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो गर्भाशय की संरचना की बात करें तो इस प्रकार से गर्भाशय की संरचना होती है। ये नीचे जाकर के पतला भाग हो जाता है। ये ऊपर से क्या होता है, मोटी जो पेशी ऊतकों से बनी हुई संरचना होती है। तो ये वाला भाग कहलाता है फंडस और इसके मध्य का ये वाला जो भाग होता है ये कहलाता है बॉडी या इसे हम काय कहते हैं और नीचे वाला ये भाग कहलाता है गर्भाशय गिरवा या इसे सेर्विक्स भी कहते हैं। और मोटी भित्तियों से बना हुआ जो बाह्य स्तर होता है ये तो कहलाता है मायोमेट्रियम और जो आंतरिक स्तर होता है जो श्लेष्मिक स्तर का बना होता है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब जो भ्रूण होता है इसमें जब हम बात करें जो निषेचन की क्रिया होती है शुक्राणु और अंडाणु के मध्य, निषेचन होने के बाद जब यहाँ पर आता है युग्मनज और यहाँ पर आने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है। ब्लास्टोसिस्ट इस यहाँ पर एंडोमेट्रियम में आकर के धंस जाता है। यहीं पर इसमें अपरा का निर्माण होता है। अपरा के द्वारा ये गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति उसके साथ जुड़ा रहता है और यहीं पर भ्रूण को पोषण व सुरक्षा प्रदान की जाती है। और इसके बाद में जब यानी कि हम कह सकते हैं कि रोपण से लेकर के प्रसव तक का पूरा समय जो परिवर्तन होता है वो गर्भाशय के अंतर्गत होता है और इनके मध्य का जो समय है वो समय अंतराल कहलाता है। और इसके बाद में जब कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जब बच्चा पूर्ण रूप से कंप्लीट परिवर्तन हो जाता है तो उसके बाद में इन भित्तियों में संकुचन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप बच्चा जन्म लेता है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने गर्भाशय यानी कि यूटेरस के विषय में डिटेल से अध्ययन किया है। छोटा सा वीडियो है। अब ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।